तो अपने हेडिंग थी रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, जिसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन कहते किसे हैं? जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो थोड़ी नॉर्मल की तरफ या तो बेंड हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। इस फेनोमेना को अपवर्तन कहा जाता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना है। अगर आपसे बचपन में ये पूछा जाए, आपने टीचर से पूछा होगा, या मैंने ही बड़े जिज्ञासा बस पूछा था कि सर की बेंड क्यों हो जाती है, तो वहाँ बचपन में टीचर जो है वो गोली देने वाला आंसर देते हैं कि जिस प्रकार बॉल को छोड़ दिया जाए तो ग्रेविटी के अंडर में वो छोड़कर वेलोसिटी कम होने की वजह से नीचे आती है, वैसे लाइट भी जब कभी डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होकर नीचे गिर जाती है। पर रीजन इसके पीछे कुछ और है। बड़ी सीधी सी बात है, ग्रेविटी बॉल को खींच रही है तो बॉल नीचे जा रही है, पर लाइट को तो ग्रेविटी नहीं खींच रही। समझे ना इसको? मान लीजिए बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ लिख दिया मैंने डेंसर, और रेरर मीडियम यहाँ लिख दिया रेरर, ये नॉर्मल है, ये लाइट आई, लाइट आने के बाद ये बेंड हो गई। तो क्वेश्चन पूछा गया सर से, ये सर ये लाइट बेंड क्यों हो रही है? तो कणिका सिद्धांत का यूज करते हैं, जो कि पुराना होकर फेल भी हो चुका है, कॉर्पस थ्योरी। तो उसमें क्या माना गया कि पार्टिकल आया, मतलब लाइट वेव आई, और यहाँ दूसरे मीडियम जो कि डेंसर मीडियम है, वहां उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम होने के बाद बेंड हो जाता है। ये टीचर बताता है बच्चों को 9th 10th क्लास में, जो कि गलत है। गलत इस सेंस में है कि किसी चीज की वेलोसिटी कम होने पर वो नीचे क्यों जाएगा? किसी चीज की वेलोसिटी कम होने पर नीचे, एग्जांपल देते हैं बॉल का, कि पत्थर है, बॉल है, अगर उसको छोड़ दिया जाए उसकी वेलोसिटी कम होती है, नीचे जिंदा अर्थ खींच रहा है, अर्थ खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है पत्थर पर, बॉल पर, जिसका फाइनाइट मास है, नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये फोटोन से बनी हुई लाइट है, जो कि एक रेडिएशन है, जिस पर जो कि इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से, तो उसे कैसे खींच सकती है कोई ग्रेविटी? उसे कैसे कोई फोर्स नीचे खींच सकता है? मतलब वेलोसिटी का रोल नहीं है इसमें कि नीचे जाने के पीछे। तो रीजन क्या है कि लाइट दूसरे मीडियम में जाते ही बेंड हो जाती है? ये क्वेश्चन है। तो रीजन ये है कि सबसे पहली बात आपको बता दूं, मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि लाइट की प्रॉपर्टीज में, कि लाइट के जो हमें बेसिकली पढ़ा जाता है, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन वगैरह, ये सारे फाइन जो रेगुलर ऑप्टिकल फेनोमेना है, लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कौन सा वेक्टर? इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो मान लीजिए लाइट का इलेक्ट्रिक वेक्टर इस दिशा में यहां पर ऐसे है, ये है लाइट का इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर नहीं ले रहा हूं। तो पहले मीडियम में, रेरर मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में, इसे कह रहा हूं फर्स्ट मीडियम में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ε1, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सेकंड मीडियम में जो है वो है ε2। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर यहां पर आया, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसे कहते हैं ई टेंजेंशियल, एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट, जिसे कहते हैं ई नॉर्मल। ये क्यों? खास बात इनमें यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका लाइट आया है, तो मैं मिटा देता हूँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ भी होंगे, इसके कंपोनेंट हर जगह होंगे, ठीक है, मैं सिर्फ बाउंड्री पर कहता हूँ कि यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होंगे, मैग्नेटिक वेक्टर भी होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऑप्टिकल फेनोमेना डिसाइड किया था इलेक्ट्रिक वेक्टर की वजह से, क्योंकि मीडियम जो वो नॉन मैग्नेटिक लिया गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके दो कंपोनेंट हैं, ई टेंजेंशियल और ई नॉर्मल। अब जैसे ये मीडियम चेंज होगा तो यहाँ बाउंड्री क्रॉस करने के बाद बाउंड्री कंडीशन लगेगी, वो पता होनी चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? बाउंड्री कंडीशन होती है हमारी कि आपका जो डी वेक्टर है, D1 नॉर्मल, ये D2 नॉर्मल के इक्वल होता है, और E1 टेंजेंशियल E2 टेंजेंशियल के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका डी कंपोनेंट जो है वो तो पैरेलल रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, और ई टेंजेंशियल कंटिन्यूअस रहता है। डी कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? इसको अगर आप जरा जूम करें तो आपको पता चलेगा डी का मान क्या होता है, ε1 E1, ε1 ऐसे लिखता हूँ, ε1 E1 नॉर्मल, ऐसे लिखता हूँ, E1 नॉर्मल बराबर ε2 E2 नॉर्मल। आपको ये निकालना है E2 नॉर्मल, इसको नहीं चलाएंगे, ε1 अपॉन ε2 बराबर, इसको इसके नीचे लाएंगे, या इसको ही रहने दो, E1 नॉर्मल इक्वल टू E2 नॉर्मल एम्प्लाइज E2 नॉर्मल। अगर आपको निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा ε1 अपॉन ε2, ε1 अपॉन ε2 और E1 नॉर्मल। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो सेम रहता है। इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट की लेंथ अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी इतनी ही होगी। अगर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट की लेंथ देखोगे तो दूसरे मीडियम में टेंजेंशियल कंपोनेंट की लेंथ बिल्कुल सेम रहेगी, नो डाउट।
अब बात ये आ रही है टेंजेंशियल कंपोनेंट तो सेम हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट के लिए क्या कहें, तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए रूल होता है हमारा क्या, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, और बाउंड्री कंडीशन रिजल्ट दे रहा है कि नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ε1/ε2 E1 N के बराबर होता है। तो आप जाने कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट करता है किससे, परमिटिविटी से। कैसे रिलेट करता है, कि हमें पता है ईएमटी में क्या होता है, n इक्वल टू होता है अंडरवुड एप्सिलॉन r और म्यू r होता है। यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मीडियम में तो हटाएंगे तो n इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r होता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है उसका एप्सिलॉन r भी बढ़ता है। इसका मतलब ये होगा कि दूसरे मीडियम में जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मतलब उसका एप्सिलॉन r ज्यादा होगा, और जब एप्सिलॉन r ज्यादा होगा तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट ज्यादा होगा। जब उसका नॉर्मल कंपोनेंट ज्यादा होगा, जब उसका नॉर्मल कंपोनेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो थोड़ा झुक जाएगा किसकी तरफ, नॉर्मल कंपोनेंट की तरफ। मैंने आपको फिर क्या बताया, ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया E2 टेंजेंशियल, ये तो E1 टेंजेंशियल है, और फिर आप नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे, ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, आपका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। थोड़ा कैसे लेना पड़ेगा, ये मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से दूसरे का एप्सिलॉन 2r ज़्यादा हो गया, और जब एप्सिलॉन 2 ज़्यादा होगा तो नॉर्मल कंपोनेंट कम हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट कम हो जाएगा। जब नॉर्मल कंपोनेंट कम होगा, एप्सिलॉन E2 नॉर्मल, ठीक, जब नॉर्मल कंपोनेंट कम होगा तो नॉर्मल कंपोनेंट कम होने के केस में रिजल्टेंट वेक्टर, एक काम करो नॉर्मल वेक्टर ऐसा लो, ऐसा बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसको मिटाते हैं, ऐसे समझा देता हूँ। टेंजेंशियल तो सेम रहेगा, टेंजेंशियल सेम रहेगा, ऐसे समझा देता हूँ, ई टेंजेंशियल सेम रहेगा, लेकिन नॉर्मल वेक्टर जो है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जब एप्सिलॉन 2 ज्यादा होगा तो E2N जो है वो कम हो जाएगा, तो नॉर्मल कंपोनेंट कम हो जाता है दूसरे मीडियम में। तो नॉर्मल कंपोनेंट थोड़ा कम ले रहा हूँ, जब नॉर्मल कंपोनेंट थोड़ा कम लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा झुक जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट की तरफ। जब वो टेंजेंशियल कंपोनेंट की तरफ झुक जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट की तरफ झुक जाएगा तो ये वेक्टर थोड़ा झुक गया, और इसी के नॉर्मल जो होता है प्रोपोगेशन होता है, क्योंकि प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, के जो होता है वो k डॉट ई इक्वल टू 0 सुना होगा तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट, लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन होने के लिए इसे थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा लाइट को। अगर संक्षिप्त में थ्योरेटिकली मैं बताऊं तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जब कभी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में लाइट रे इंटरेक्ट करती है उस मीडियम की परमिटिविटी के साथ, क्योंकि मीडियम अगर डेंसर होगा तो वहां परमिटिविटी पहले कंपेयर में रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी, जिस कारण नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ा पैरेलल की तरफ झुक जाएगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हीट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। दैट्स व्हाई लाइट प्रोपोगेट करती है किस दिशा में, इस दिशा में कि हमें झुकी हुई महसूस होती है। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट चेंज होना। अगर आपको शांत शब्दों में कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट चेंज होना ही ये डिसाइड करता है कि लाइट किस तरफ झुकेगी। ये ऑल ओवर था, और यहाँ बाउंड्री कंडीशन डिसाइड करती है परमिटिविटी चेंज होने की वजह से। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर तो ये था, तो ये नॉर्मल चला गया, लेकिन अगले मीडियम में गए तो टेंजेंशियल वेक्टर तो सेम रहा, लेकिन नॉर्मल वेक्टर जो है परमिटिविटी की वजह से चेंज हो गया। जब नॉर्मल वेक्टर परमिटिविटी की वजह से चेंज हो गया, जब नॉर्मल वेक्टर परमिटिविटी की वजह से चेंज हो गया, जब नॉर्मल वेक्टर परमिटिविटी की वजह से चेंज हो गया, तो रिजल्टेंट किसी ना किसी और तो झुकेगा। अगर झुकेगा जिस और, तो वही रिजल्टेंट झुकना बताएगा कि उसके रेस्पेक्ट में प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होगी। प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से पता चल जाएगा कि लाइट झुकेगी या नहीं झुकेगी। तो इस मीडियम में क्या हो रहा है, ई वेक्टर इधर था, अब इसके परपेंडिकुलर के होना चाहिए था, तो के को झुकना पड़ेगा। ये था आपका रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। अब आप ज्यादा डीप में चले गए तो हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन को पढ़ लेते हैं। नॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये लाइट वेव है, बाउंड्री है, लाइट वेव बाउंड्री। जब कभी लाइट वेव रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी और डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी, जब कभी लाइट वेव रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, जब कभी डेंसर मीडियम से रेयर की ओर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इस वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, इस वाले को रिफ्रैक्टिव रे कहते हैं, इसको इंसिडेंट कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव कहते हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये चीज है। रेजर लेंसर तो पता ही होगा उसमें कुछ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन तो पहला लॉ भी सिंपल है, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। नंबर 2 होता है फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, the sign of incidence angle, the ratio of sin I and sin R remain constant, sin I upon sin R is equal to 1 and 2. That's called refractive index, of second medium with respect to first medium। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं बता देता हूँ क्या है, कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं है। इसे नोट कर लेना यार, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। अपने ज्यादातर मीडियम जो घूमते हैं ना यहाँ पे वो ये होते हैं, एक तो होता वाटर, एक होता गिलास, एक होता एयर। अगर आप बड़ी बड़ी सीधी सी बात है यार, मैंने अभी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पहले मीडियम पे लिखी तो मैं बोलता E1 बोला, नहीं बोला मैंने E1 बोला, मैंने बोला इलेक्ट्रिक परमिटिव दूसरे मीडियम में तो मैंने E2 बोला, इलेक्ट्रिक परमिटिव सेकंड मीडियम में तो E3 बोला। भाई जो भी बोलना है, मैंने बोला तेरा नाम तो मैं बोलूँगा E तेरा, मेरा नाम तो E मेरा, उसका नाम तो E उसका, जिसका भी कहना है वो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ जिसकी भी बात चल रही है तो उसका ये भाई एप्पल है, ए से एप्पल किसका, सतनाम का तो ये लिख दे ए, एम से मैंगो किसका, कल्लू का तो के से कल्लू लिख दे। तो जिसकी चीज लिखनी है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं कह रहा हूँ भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब मेरे को लिखना है एन वाटर, ऐसा लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास तो यहाँ लिखना है एन गिलास, ऐसे लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो लिखना है एन एयर। अब जिसे रेस्पेक्ट देनी है यहाँ ले लो, अगर यही लिखना है विद रेस्पेक्ट टू, पूरा लिख रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसको पढ़ो फिर लिखो, लिखा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख दो NW, विद रेस्पेक्ट टू एयर, रेस्पेक्ट दे दो इधर से। ये लिखने का तरीका होता है, एक बार लिख के दिखाता हूं मैं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले पढ़ो इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखो भैया NG, विद रेस्पेक्ट टू एयर, रेस्पेक्ट वाली चीज यहाँ लिखी जाती है। एक बार लिख के दिखाता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। पढ़ो पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रेस्पेक्ट। कुछ बंदों से यही नहीं पढ़ा जाता, ये है क्या चीज, बड़े वैज्ञानिक होते हैं,
तो रिफ्लेक्शन तो समझ में आया, रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में आ रहा, बहुत ईजी है, तो पढ़ना कैसे, खुद पढ़ के देखो। ये चीज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, ये होता है वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे वाली चीज तो रिस्पेक्ट दे रही है। ये कैसे पढ़ते हैं, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। पढ़ने का तरीका सिंपल सी बात है यार, जिसका है वो यहाँ लिखा जाएगा, सिंपल सी बात। अगर मैं आपको 1 into लिख के दिखाऊं, समझो इस बात को, ये नोट कर लेना मैं यार, तुम लोगों को खिसक जाएगा मामला। 1 and 2 लिख लेना, ओ मतलब नोट कर लेना, सारी चीज नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको स्नेल्स लॉ लिख के दिखाता हूँ, देखो स्नेल्स लॉ क्या था, स्नेल्स लॉ क्या था भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2 था। अब बता सकते क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या पढ़ते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। खत्म हो, ठीक है। चल भाई, इसको n2 upon n1 भी लिखा सकते हैं, n2 upon n1, ये आप याद रखेंगे, n2 upon n1, इसको याद रखना, n2 upon n1, यहां से लिखेंगे n2 upon n1, ठीक है। थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जूम करें, फिर आगे चलते हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं, हैशटैग करें, नहीं चलें, करना चाहिए, टाइम है हमारे पास, ओके। हैशटैग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसे, n इक्वल टू किन्हीं दो माध्यमों में जो लाइट का स्पीड होगी उसके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एक माध्यम की रेस्पेक्ट, फर्स्ट है ना, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसको लिखना ऐसे है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू, अगर पहला मीडियम वैक्यूम है तो यहाँ पे c लिख देंगे, और दूसरा मीडियम का मीडियम है तो वहां भी लिखेंगे, n इक्वल टू c अपॉन b, रेशियो यहीं से आता है, ठीक। हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, हैशटैग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई बाउंड्री है, ये इसका सेकंड केस है, और ये नॉर्मल है, ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम है, ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। लाइट रे क्या करती है, लाइट रे इंसिडेंट होती है डेंसर से रेयर में, इस तरीके से, तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगी, इधर की तरफ जाएगी। अगर मैं इस लाइट को थोड़ा और झुकाऊं तो थोड़ा और ऊपर जाएगी, अगर मैं थोड़ा और झुकाऊं थोड़ा और ऊपर जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं देखूं, कहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने को कहा जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले ये था, फिर चेंज होकर ये हुआ, फिर चेंज होकर 90 हो गया, 90, ठीक है। तो इस समय जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अगर आपसे पूछता है कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, तो पूरी डेफिनेशन क्या है, जब कभी लाइट रे, व्हेनेवर द लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, देन when the refraction angle is 90 degree, then the angle of incidence is known as the critical angle. लिख दे रहा हूं डेफिनेशन में क्रिटिकल एंगल की, critical angle when light ray incident from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium,
rarer medium, then when the angle of refraction, इसकी जरूरत पड़ेगी जगह तो मिटा लेता हूँ इस जगह को. The angle of refraction is 90 degree, then angle of incidence is known as critical angle. Denoted by IC. बड़ी सीधी सी बात है, ये चीज हमें क्लियर हो गई कि क्रिटिकल एंगल पर एट I इक्वल टू IC, जब एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा. इनके डाल लेते हैं थोड़ा. बात चल रही थी एट I इक्वल टू IC, क्रिटिकल एंगल पर आपको जो R है वो 90 डिग्री होता है. अभी मैंने आपको बताया, देखो देखने को मिल रहा है क्रिटिकल एंगल पर R जो है 90 डिग्री होता है. इस समय अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1 and 2. साइन I की वैल्यू IC रखो, साइन R की जगह 90 डिग्री रखो, इक्वल टू 1 and 2. साइन 90 वाला क्या होता है, cos 0 का इक्वल होता है. cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ यार. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की इक्वल होती है. और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. 1 रखने यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन IC इक्वल टू 1 and 2. और अगर इसको उल्टा करोगे तो 1 अपॉन साइन IC इक्वल टू 2 and 1 हो जाएगा. 2 and 1. बड़ी सीधी सी बात है. अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फर्स्ट तो यही है, फर्स्ट मीडियम ही, सेकंड मीडियम ही है, सेकंड मीडियम है. तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 1 अपॉन साइन से रिलेट करता है. साफ करके लिख रहा ताकि आपको अच्छे समझ में आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है अपन. भी समझ में आएगा. देखो अब ये कहना चाह रहा है, जस्ट व्हेन द लाइट वेव, स्टार बना के लिखते हैं, स्टार. व्हेन द लाइट वेव इंसिडेंट फ्रॉम denser medium to rarer medium, then the refractive index of a denser medium with respect to rarer medium is given as 2 and 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, या ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 अपॉन साइन C. इसमें बीच में मैंने एक रूल लगाया था कि 2 and 1 को 1 to 1 भी लिख सकते हैं ना, उसको समझा दे रहा हूँ. मैंने रूल लगाया था कि 2 and 1 को 1 and 2 भी लिख सकते हैं, वो समझा दो. उसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, बता रहा हूँ अभी, इसे नोट कर लेंगे ना, मिटा दो. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं उसे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं. हैशटैग प्रिंसिपल ऑफ, इसे भी स्टार बना के लिखता हूँ, स्टार. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आप ये मान के चलो कि एक मीडियम है
ये इसका नॉर्मल है, लाइट रे यहाँ से आया, रेयर मीडियम था और डेंसर मीडियम में चला गया। रेयर कुछ भी ऊपर मीडियम फर्स्ट था यार, डेंसर कुछ भी ऊपर मीडियम सेकंड था यार। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट जब यहाँ से आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई होगा और यहाँ आर होगा। तो अगर स्नेल्स लॉ लगाऊँ यहाँ पर, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, 1/2। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूँ, अगर लाइट ऊपर जाएगी, ऐसे आने वाली थी, ऐसे ऊपर गई। इफ यू यूज अ मिरर, इफ वी यूज a mirror in path of the ray in second medium, तो क्या होगा, लाइट यहीं से वापस लौट के ऐसे गुजर जाएगी। तो उस समय जब वापस आ रही होगी तो आपतन कोण आर होगा, साइन आर, और अपवर्तन कोण आई होगा अपॉन साइन आई, है ना। आपतन कोण आर होगा, अपवर्तन कोण होगा, और तब उस केस में 2n1 लिखा जाएगा, 2n1, क्योंकि लाइट यहां से यहां जा रही है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान, इसे इक्वेशन सेकंड मान। साइन आई अपॉन साइन आर जो था, साइन आई अपॉन साइन आर जो था, साइन आई अपॉन साइन आर जो था, वो उल्टा हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आर। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू 1/2 इंटू 2n1। इससे कट गया 1 टाइम्स 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 2n1 एम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल टू 1/2n1। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, रिवर्सिबिलिटी कंडीशन कहलाती है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये तो नोट कर लेना यार अच्छे से, कहीं भी खामोगा प्रूफ कर रहा हूँ मैं, जरूरत नहीं है, बस वही बात है, जितना ज़्यादा लिखवा दूंगा आज उतनी इजी तरीके से तुम समझ पाओगे। स्टार बना के स्पेशल पॉइंट बताता हूँ मैं, स्पेशल पॉइंट। अगर मान लीजिए आपके कांच की कोई स्लैब है, ठीक है, उसके ऊपर पानी है, उसके ऊपर एयर, मतलब एयर है, फिर वाटर है, फिर ग्लास है। लाइट यहाँ से आई, एयर से वाटर में गई, वाटर से और कम झुकाओ यार, वाटर में गई, वाटर से गिलास में गई, गिलास से फिर एयर में गई, ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ मान लो। तो इन सब में एक रिलेशन होता है, ये बताता हूँ। ठीक है, लाइन सीधी खींची नहीं, इसमें सीधी खींची होनी चाहिए यार। एयर से वाटर में आया, मतलब यहाँ ध्यान समझते हैं ना, समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। सीधी क्यों नहीं खींच रही है, ठीक तो है, तुम्हें लोग को सीधी लग रही है, सीधी लग रही है। टेक्निक से नहीं खींच रहा ना, टेक्निक पता क्या कहती है, टेक्निक कहती है पहले खींच दो, बाद में डॉट कर लो, हो ना सीधी 2 मिनट। तो एयर से वाटर में आई, मतलब AN W गुणा, वाटर से गिलास में आए WNG, गिलास से फिर एयर में आए इंटू GNA। ये पूरा एक के बराबर होती है इनकी गुणा, ये याद रखेंगे। AN W WNG और GNA गुणा क्या होती है, एक के बराबर होती है। हाँ प्रूव भी कर सकता हूँ, करो। ANW को तो NW दो, ये याद रखना है भाई। प्रूफ करता हूँ, चलो मैं इसको नोट कर लेना, फिर प्रूफ करता हूँ। हैशटैग प्रूफ किसका, वाटर में गया था, फिर वाटर से ग्लास में गया था, ग्लास से एयर में गया था, प्रूफ करना बना। तो ANW को तो ANWN दो, WNG का मान रख दो, G का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो,
ANG, वाटर का रिफ्लेक्शन देखो ANW। मैंने बताया था इसको दो जगह स्प्लिट कर सकते हैं, इसके अपन इसको भी ऐसे रहने दो GNA। कितना हुआ ANW इंटू ANG अपॉन ANW इंटू GNA को उल्टा करके लिख सकते हैं 1 अपॉन ANG। इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, एक आ गया ना। बच्चों ने पढ़ा था, मैंने प्रूफ भी करा पहली बार। अच्छा है, मजा आया, नोट कर लेना भी। अब पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड बाउंड्री। कर्व्ड बाउंड्री से पहले यार मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, मैं रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म अच्छा है, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, अब मैंने आपको रिफ्रैक्शन बता दिया, क्रिटिकल लॉज ऑफ क्रिटिकल वो रह गया, हैशटैग लॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है भाई लॉज ऑफ टोटल? नंबर 1, द लाइट should be incident from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle। critical angle मतलब I जो होना चाहिए ग्रेटर देन IC होना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या होगा, बेटा के डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में जाए। 3 केस बनाता हूँ, ठीक है। ये बाउंड्री है और ये नॉर्मल है, ये बाउंड्री है, ये नॉर्मल है, ये बाउंड्री है, ये नॉर्मल है। ऊपर का मीडियम क्या नाम है? डेंसर। यहाँ पर इसका नाम क्या है? रेयर। ऊपर के मीडियम का नाम क्या है? डेंसर। नीचे के मीडियम का नाम क्या है? रेयर। ऊपर के मीडियम का नाम क्या है? डेंसर। नीचे का मीडियम का नाम क्या है? रेयर। लाइट जो है डेंसर से रेयर हो जाएगी तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल से दूर। इसको थोड़ा और नीचे झुकाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। इस एंगल को कहते हैं IC। अगर IC से थोड़ा और झुकाएंगे तब जाके लाइट वापस लौट जाएगी। I is greater than IC, तो ये वापस लौट गई। This is called total internal reflection। Application fiber optics, application optical fiber, कम उसमें डीके कम होता है ना, एनर्जी का लॉस कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर सकते हैं इसमें। हम पढ़ते हैं प्रिज्म के द्वारा पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म पढ़ते हैं और यहाँ पे हैशटैग रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। तो आपको पता होना चाहिए प्रिज्म का डायग्राम ऐसा होता है, ठीक। इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल कैपिटल A। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मानना पड़ेगा क्योंकि बाहर एयर है, 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब लाइट वेव अगर इंसिडेंट होती है इस पर ऐसे, तो आप इसको इस पर नॉर्मल खींचो पहले, ये क्या होगी? रेयर से डेंसर में जाए थोड़ा बेंड हो जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी, फिर बेंड होगी। दूसरे मीडियम में जाएगी, फिर नॉर्मल खींचो एक, फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक। इसे कहते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, कहते हैं ट्रांसमिटेड रे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले वाले मीडियम ने, पहले वाले इंटरफेस ने लाइट को बेंड किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
दूसरे वाली बेंड लाइट ने फिर बेंड किया, टोटल कितना बेंड हुआ है, ये ऐसे डॉट डॉट खींचेंगे पहली वाली लाइट के डायरेक्शन में और ये डॉट डॉट पीछे खींचेंगे दूसरी वाली लाइट के डायरेक्शन में, इसे कहते हैं डेविएशन डेल्टा, वेयर ए प्रिज्म एंगल और डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम मिनिमम की बात करें तो डेल्टा एम से शो करेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तो इसको प्रूफ कर लेते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का क्या है। उस स्थिति में जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा मतलब कम से कम होगा, उस स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा जूम करके बनाता हूँ डायग्राम को, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन तुम लोग इसे जरूर नोट करना डेरिवेशन को। तो देख रहे हो अब मैं डेरिवेशन हेडिंग डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, हेडिंग डेरिवेशन DERIVATION डेरिवेशन। तो उस स्थिति में क्या होगा, डायग्राम थोड़ा जूम करके बनाना पड़ेगा। मिनिमम डेविएशन के केस को, स्पेशल केस को लेके चल रहा हूँ, ठीक मिटा के। ये प्रिज्म है, अच्छा नहीं होना, ठीक है, मिटा के ओके प्रिज्म बनाते हैं एक अच्छा सा, ये हो गया प्रिज्म, ठीक। लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिट हुई, और ये आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है डेल्टा एम। ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ये भी नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और ऊपर प्रिज्म एंगल है ए। अब देखें ध्यान से, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। लाइट ऐसे गई, ऐसे मुड़ी, ऐसे निकल गई, बात ही चल रही है। अगर ये एंगल आर है तो ऊपर वाला कितना होगा, ये बात पता कैसे चलेगी, ये बात ऐसे पता चलेगी कि नॉर्मल कहाँ है। क्या ये वाला एंगल निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। अगर आपने ये पढ़ा हो, मुझे इंग्लिश में इनके नाम नहीं पता, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में, शीर्षाभिमुख कोण अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये आई जो है ये पूरा आई के बराबर होगा। देखो ऐसे क्रॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो पूरा आई है और नीचे वाला आर निकाल दूं, पूरा आई है तो नीचे वाला आर निकाल दूं, पूरा आई है और नीचे वाला आर निकाल दूं, तो ये बचेगा आई माइनस आर, आई माइनस आर। कोई संदेह? नो संदेह। सेम इधर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये स्पेशल केस है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। अगर डेविएशन मिनिमम होगा तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, बिल्कुल बात समझ आ गई। अब एक लॉ होता है बाय एक्सटर्नल लॉ, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हिंदी में कहते हैं इसे बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर बाहर का एंगल देखा जाए, ये वाला बाहर का एंगल डेल्टा, तो अंदर वाले दोनों एंगल के बराबर होता है, अल्फा और बीटा, ऐसे गामा मान लें, एम प्लाइज गामा इक्वल टू अल्फा बीटा के सम के इक्वल होता है, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। वैसे इस वाले ट्रायंगल में देखें हम, इस वाले में तो बाहर वाला एंगल जो है वो डेल्टा एम है, डेल्टा एम, डेल्टा एम वो सम के इक्वल होगा किसके, आई माइनस आर और आई माइनस आर के, अंत एंगल ये है, आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर के सम के इक्वल होगा। तो जोड़ेंगे तो डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस के 2r के इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा क्या बताएं, जरा विचार करके, ये डॉट डॉट वाली लाइन क्या है, लाइन की लाइन गिरा दूंगा, ये डॉट डॉट वाली लाइन क्या है, ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है नॉर्मल है, ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है नॉर्मल है। चलो इसका तो यूज हो गया, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये जो जितना यूज हो गया था समझ आ गया, तो मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आप जरा बताएं जरा,
ये डॉट डॉट वाली लाइन नॉर्मल है भाई, किस पे नॉर्मल है? ये नॉर्मल है सरफेस पर जिस पर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब नॉर्मल है सरफेस पर तो मतलब ये वाला कोण 90 अंश है। जब ये वाला कोण 90 अंश है तो बचा हुआ कितना होगा? 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, वही इधर होगा क्योंकि मिनिमम एंगल केस है 90 माइनस आर। ठीक, और हमें पता है एम्प्लाइज फॉर एनी ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल तीनों एंगल का सम 180 होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? 180 होता है। तीनों एंगल कौन से हैं? ए प्लस ये कितना है 90 माइनस आर, और ये कितना है 90 माइनस आर। इनका सम कितना होगा? 180 होगा। 90 90 180 कट गया। ए माइनस आर आर 2r इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू आर हो गया। एम्प्लाइज आर की वैल्यू कितनी हो गई? a by 2, a by 2. Putting this value in equation first, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो फर्स्ट। और भाई क्या है कि डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस 2r और 2r की वैल्यू कितनी? ए चला गया। डेल एम प्लस ए इक्वल टू 2i, इसको नीचे ले आए, ए प्लस डेल एम बाई 2 नीचे आ गया इक्वल टू आई। ये वाला मान याद रखना है और ये वाला मान याद रखना है। ओके, लगाएंगे स्नेल्स लॉ, इधर का मिटा के। देखो क्या है, नाउ बाय स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ साइन आई, अच्छे से साफ कर लेते हैं पहले। ओके, साफ। Implies now by Snell's law, क्या होता है Snell's law भाई? sin i अपॉन sin r इक्वल टू 1 and 2। sin i कितना है? sin i की वैल्यू कितनी है? a प्लस डेल एम बाई 2, a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन sin r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू a बाई 2 है, a बाई 2 equal to 1 and 2, implies 1 and 2 equal to sin a plus del m by 2 बटे sin a by 2। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, ये प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। देखो ये जो लिखा हुआ क्या है, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। जहां पर प्रिज्म रखा हुआ, अगर प्रिज्म पानी में रखा है तो विद रिस्पेक्ट टू पानी, और एयर में रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का फॉर्मूला है sin a प्लस डेल एम बाई 2 बटे sin a बाई 2। तो ये आपको याद रखना है। मैं बता देता हूँ सर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमने प्लेन से जितने भी रिफ्लेक्शन हो सकते हैं उन सभी पॉसिबल केसेस को पढ़ लिया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन का जो भी आया था स्पेशली, तो मैं बताऊंगा कैसा है। तो अगर कर्व्ड बाउंड्री की बात करी जाए, कर्व्ड बाउंड्री रिफ्लेक्शन बाय द कर्व्ड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन बाय द कर्व्ड बाउंड्री, reflection by the curved boundary. I hashtag refraction from spherical surface, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस में दो चीज आ सकती हैं। तो पहले मैं कॉनकेव सरफेस ले रहा हूँ, कॉनकेव सरफेस का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास ये कॉनकेव सरफेस है, ठीक, और ये इसके बीच का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, और लाइट जाने के बाद लाइट पूछती है कि अगर ये दूसरा मीडियम है जिसे मैं डेंसर मीडियम मान रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम जिसका इंडेक्स n1 मान रहा हूँ,
तो लाइट बोल रही है मैं ऐसे जानी चाहिए था मुझे, मैं किधर की तरफ झुकूं? तो मैंने कहा तुझे झुकना चाहिए जब तू रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, अर्थात जब कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसे नॉर्मल की तरफ झुकना चाहिए। तो लाइट ने कहा मैं भी नॉर्मल की तरफ झुकूंगी। तो मैंने कहा आपने नॉर्मल डिसाइड कर लेगा है। तो मैंने कहा नॉर्मल मेरा वहां होगा जब किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर नॉर्मल प्लॉट करना होता है तो उस कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना चाहिए। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम डॉट डॉट करके प्लॉट करेंगे वो लगभग यहाँ होगा, लेकिन चित्र कुछ अच्छा बने इसलिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लेता हूँ। तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने पर नॉर्मल जो होता है ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब नॉर्मल इधर हो गया। तो जब कभी लाइट क्या होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुका दिया। अब जो नॉर्मल की तरफ लाइट झुकी है मतलब ये वाली लाइट ऐसे गई और इधर मुड़ गई। ठीक, ये डेंसर मीडियम है, कांच का है तो ऐसे मान लिया हमने। ठीक, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक, अब लाइट जो इधर मुड़ गई इसको थोड़ा थोड़ा कर पीछे लाओगे, तो जब डॉट डॉट करके पीछे लाओगे तो ये आपको ऐसी दिखाई देगी जैसे यहाँ से आई है। ठीक है, ये वाली लाइट पीछे करी है मैंने, ये वाली, तो इसको मैंने आई पे मिला लिया तो ये आपका इमेज बन गया। ठीक है, तो एंगल कैसे मानते हैं? इस वाले एंगल को मानते हैं अल्फा, इस वाले को मानते हैं बीटा, इस वाले को मानते हैं गामा और इस वाले की हाइट को मानते हैं एच। ठीक है, इसकी ज़रूरत कुछ भी नहीं थी, बस मैंने डेरिवेशन इसलिए कर दिया ताकि क्लियर हो जाए फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक, तो ये आया लाइट आएगी, ये इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल कौन सा है? सी से मिलाने वाली लाइन ही है। इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल कौन सा? सी से मिलाने लाइन। इसके बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये वाला पूरा जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड लाइट ये है और इसके बीच का एंगल नॉर्मल बीच का एंगल ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब आपको क्या लगाना है? बहिष्कोण प्रमेय लगाना है, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। तो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम आपको यूज करनी है और आपको सारे पैरामीटर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप गामा की वैल्यू ये वाले ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगाएंगे। देखो ध्यान समझना, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई दिखाई देगा आपको ये पूरे ट्रायंगल में। ठीक है, बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, शायद कुछ और भी नाम हो लेकिन इसे बहिष्कोण प्रमेय कहा जाता है हिंदी में, बहिष्कोण प्रमेय। अगर आप बहिष्कोण प्रमेय से देखें तो ये गामा जो है ये ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होगा। ये एंगल आई है और एंगल आर है, तो ये एंगल आई है सी और बिल्कुल से एंगल आई प्लस अल्फा के इक्वल होगा, अल्फा प्लस आई। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आई का मान जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। ठीक, ऐसे आप लगाएंगे। ये देखो अगर ये आर है तो आप लगाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल देखेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो लाइन ऐसे कट रही हो, अगर दो लाइन ऐसे कट रही हो तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये देखो आप कौन कौन सी लाइन आपस में कट रही होंगी। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये नॉर्मल है, नॉर्मल है बिल्कुल सही। और ये वाली लाइन मैंने पीछे बढ़ाई है, ये पीछे बढ़ाई है, तो ये आर जो होगा इन दोनों के बीच का कोण होना चाहिए। किसका? नॉर्मल और इमेज लाइन का। तो नॉर्मल ये रही, ठीक है, इमेज लाइन पीछे हटाया तो ये रहा, तो ये वाला एंगल जो है ये आर बैठेगा। ठीक, तो अगेन कैसे आर बैठा? ये रिफ्लेक्शन एंगल है। फिर समझ के देखो, मैंने कहा आपको लगाना है, यहाँ पर मैंने कौन सी लगाई है? यहाँ लगाया मैंने बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण लगाएंगे आप, तो शीर्षाभिमुख कोण से आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल वाली लाइन और ये इमेज वाली लाइन के बीच का एंगल आर जो है ये पीछे जाके जब कटेंगे तो नॉर्मल वाली लाइन और इमेज वाली लाइन के बीच का एंगल जो आर है ये आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर मैंने लगाई है कौन सी? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल लगाने के बाद मिल गया। अगेन वो लगाएंगे बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम जिसे कहते हैं क्या हिंदी में? बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। वही बहिष्कोण प्रमेय आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गामा जो है इस बार बीटा प्लस आर के बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, गामा इक्वल टू किसका हो गया? बीटा प्लस आर के इक्वल हो गया। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ध्यान से समझेंगे, समझ में जाएगा, दिक्कत होगी। बाय स्नेल्स लॉ लगाओ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आपको पता चलेगा स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1n2। 1n2 क्या कह सकते हैं? मैंने आपको बताया n2 अपॉन n1 मल्टीप्लाई कर दी, तो n1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा? n1 साइन आई, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा? n2 साइन आर। फॉर मिनिमम एंगल, कम न्यून कोण के लिए क्या होता है?
फॉर मिनिमम एंगल। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो वहाँ पर आपका जो है साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन आई की जगह सिर्फ आई रहने देंगे, n1 इंटू आई बराबर n2 इंटू आर। यहाँ पर मान रखेंगे, इधर का मिटा देता हूँ, इधर का मिटा देता हूँ ताकि आपको मैथमेटिक्स क्लियर हो जाए। बताइए क्या आ गया, n1 इंटू आई आ गया और n2 इंटू आर आ गया। तो ये मान आप रखेंगे, आई का मान यहाँ रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, वी गेट क्या मिलेगा हमें, n1 इंटू आई, n1 इंटू आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू ये है कितनी, गामा माइनस एल्फा इक्वल टू n2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा मल्टीप्लाई कर दो, कितना है n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू एल्फा बराबर n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा। इसको इधर ले जाओ, n2 इंटू बीटा को इधर लाया तो प्लस का हो गया n2 इंटू बीटा माइनस का n1 इंटू एल्फा बराबर यहाँ कितना है n2 इंटू गामा माइनस का, इसको इधर ले गए n1 इंटू गामा, n2 इंटू बीटा माइनस के n1 इंटू एल्फा बराबर n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया गामा। ठीक है, अब यहाँ एक प्रॉपर्टी और लगी फॉर मिनिमम एंगल, न्यून कोणों के लिए थीटा को हम टेन थीटा के इक्वल रख सकते हैं। तो इस आधार पर अगर देखेंगे तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, n2 इंटू टेन बीटा माइनस के n1 इंटू टेन एल्फा बराबर n2 माइनस के n1 टेन गामा, n2 इंटू टेन बीटा देखो अब क्या है, टेन बीटा अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा एंगल कहाँ है, बीटा एंगल ये है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप टेन बीटा देखेंगे तो लंब बटे आधार लगाना है, तो लंब तो हो गया h, लेकिन आधार क्या होगा, तो बीटा एंगल जो है इमेज एंगल है। तो इमेज तक की डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था v कहते हैं, क्या कहते हैं v, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव है तो माइनस v कहेंगे। लंब बटे आधार कितना हो गया, h अपॉन माइनस v, कितना हो गया h अपॉन माइनस v माइनस n1। एल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ तक, डिस्टेंस कितनी होती है ऑब्जेक्ट की, माइनस u, तो कितना हो गया h अपॉन माइनस u, h अपॉन माइनस u। अब मिटाना पड़ेगा n2 माइनस के n1 इंटू टेन गामा का है h अपॉन r होगा, क्योंकि गामा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना हुआ, तो ये हो गया माइनस r। 12th में पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी यार, बिल्कुल खत्म होगा तो क्या कर सकते हैं। एक इतना आ गया, इसे मिटाता हूँ। बारीकी समझना, स्लो करके 3-4 बार पढ़ना समझ में जाएगा। मैंने जो लिखा है बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, बहुत सोच विचार के लिखा है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो देखना ये है कि आप कितने अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ऊपर से ये बस ये समझ लो जबरदस्ती करा रहा हूँ, इतना करवाना ये समझे। तो कितना आ गया भाई बता, कितना आ गया, ये आ गया n2 ब्रैकेट में h अपॉन माइनस v माइनस के n1 ब्रैकेट में h अपॉन माइनस का u बराबर n2 माइनस का n1 ब्रैकेट में h अपॉन माइनस r। तो देखो साफ दिख रहा होगा, बताने वाली बात ही नहीं है। माइनस 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 खत्म हो गया, h खत्म हो गया, तो कितना बचा, ये बच गया n2 अपॉन v माइनस के n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस के n1 इंटू 1 अपॉन r। तो ये फॉर्मूला आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और मुझे जो है ये इस तरीके से याद नहीं, मैं थोड़ा अलग तरीके से याद करता हूँ। आप n1 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u। यहाँ भी ऐसे मिलेगा n2 अपॉन n1 माइनस का 1 अपॉन r। n2 अपॉन n1 कहते हैं 1 n2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 n2 माइनस 1 अपॉन r। तो इसको n भी लिख सकते हैं, एम्प्लाइज n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कॉनकेव मिरर रिफ्रैक्शन के लिए ये फॉर्मूला आपका जनरली यूज होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u n माइनस 1 अपॉन r। क्या n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u n माइनस 1 अपॉन r, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n क्या है, n का मान वास्तव में 1 n 2 है, जरा रियल मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो यही चीज डायरेक्ट बता सकता था मैं, पर वो है कि कहाँ से आया पता चल जाए तो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता। और मैं एक बार एक जो दूसरा है कॉन्वेक्स का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलो उसे भी सोल्व करके दिखा दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। वैसे आंसर उसका भी है, मैं करके दिखाता हूँ, अच्छे समझ में आया तो और अच्छी बात है।
फॉर्मूला याद रखना है कितना है, n अपॉन में होता है n बाय 1 अपॉन r। चलो अगर ये ज़्यादा तेज पढ़ा दिया तो वो वाला अच्छे से पढ़ा दूंगा, ज़्यादा अच्छे समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। वैसे तेज नहीं पढ़ा है मैंने, इसलिए बीच में स्टार्ट करना है, स्पीड बढ़ी हुई है, बीच में स्टार्ट करें इसलिए स्पीड बढ़ी हुई है। हैशटैग रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस बना ले भाई, कॉन्वेक्स तो ऐसा होता है, कॉन्वेक्स तो ऐसा होता है, बाउंड्री ये हो गई, सेंटर ये हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, अगर कर्व्ड इधर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा कहीं, तो ऑब्जेक्ट में रखता हूँ, चलो ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पर, ध्यान से चीजें ध्यान समझो तो समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, लाइट यहाँ गई, यहाँ से मैंने पूछा लाइट कहाँ झुकूं, मैंने बोला भाई कौन से मीडियम में, बोला सर मैं तो पहले रेयर में थी, किसमें थी, रेयर में, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने बोला n1, मैंने कहाँ जा रही है, बोला डेंसर में जा रही हूँ सर, मैंने बोला डेंसर मतलब, बोला n2, कहाँ झुकूं, तो बोले, मैंने बोला देख रेयर से डेंसर में जाएगी नॉर्मल की तरफ झुकेगी, रेयर से डेंसर में जाएगी नॉर्मल की तरफ झुकेगी, जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो नॉर्मल तब बोले सर नॉर्मल कहाँ है, मतलब कुछ भी नहीं होता है नॉर्मल खींचना, तो कर्व्ड वाले सरफेस को नॉर्मल खींचने के लिए हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना होता है। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मिला दिया ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मिला दिया ये, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला है, तो ये हो गया नॉर्मल। अभी ने कहा सर नॉर्मल की तरफ झुकना है, ऑफकोर्स बड़ा नॉर्मल की तरफ झुकना है, तो इन्होंने कहा नॉर्मल तो इधर है, इधर झुक जाऊँ, देखिए यस ये झुक गया इधर, ये बन गई इमेज। तो ऑब्जेक्ट को अल्फा कहते हैं, इमेज को बीटा कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को गामा कहते हैं। ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू कहा जाता है, लेकिन उल्टी दिशा में है तो माइनस यू लगाएंगे, इसके डिस्टेंस को v कहा जाता है, लेकिन पॉजिटिव दिशा में है तो प्लस पे भी कहेंगे, इसको दिशा को r कहते हैं तो इसे प्लस का r कहेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस को h कहा जाता है, ठीक है। लगाएंगे वही बहिष्कोण में, लेकिन बहिष्कोण में लगाने के लिए सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का लगानी पड़ती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ता है। आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को I कहा जाता है, अपवर्तित किरण और विलंब के बीच के कोण को R कहा जाता है। आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को I कहते हैं, अपवर्तित किरण और विलंब के बीच के कोण को R कहा जाता है, ठीक है। अब लगाओ बहिष्कोण में, बहिष्कोण में लगाएंगे आप तो आपको पता चलेगा I बराबर हम बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, फिर सीधा से निकल गया, अगेन बाय एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। बहिष्कोण में से कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू देखना है तो r को अब यहाँ देख लो, गामा इक्वल टू कितना है r प्लस बीटा, गामा इक्वल टू कितना है r प्लस बीटा, देख सकते हो अभी गामा है, ये वाला गामा इक्वल टू कितना है r प्लस, थोड़ा ही पीछे मैंने बहिष्कोण में साफ शब्द में समझा बहिष्कोण में किसे कहते हैं, तो वहां देखोगे तो आपको पता चलेगा ये I इक्वल टू मैंने अल्फा प्लस गामा क्यों लिखा है, क्योंकि इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का एंगल बाहर वाला है, तो बाहर वाला अंदर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल हो गए, तो I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो गया, बिल्कुल सही बात है। इस वाले ट्राइंगल देखो तो गामा इक्वल टू r प्लस बीटा के इक्वल होगा, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में ये जो है बाहर वाला एंगल गामा इक्वल टू r प्लस बीटा होगा। r का मान निकाल लो यहाँ तो भाई कितना आएगा, गामा माइनस बीटा इक्वल टू r एम्प्लाइज r इक्वल टू गामा माइनस बीटा बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई, स्नेल्स लॉ होता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1/2 साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n2 अपॉन n1। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें कितना आ गया, n1 इंटू साइन I इक्वल टू n2 इंटू साइन R। फिर वही मिनिमम एंगल के लिए n1 साइन I की जगह I रख देंगे बराबर n2 साइन R की जगह R रख देंगे, I का मान रखो, I का मान कितना है अल्फा प्लस गामा, तो हो गया ये n1 अल्फा प्लस गामा, और यहाँ रखेंगे n2, R का मान कितना है, R का मान गामा माइनस बीटा, रख दिया यहाँ पर कितना गामा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया n1 इंटू अल्फा प्लस n1 इंटू गामा इक्वल टू n2 इंटू गामा माइनस के n2 इंटू बीटा। इस चीज को इधर ले आओ, कितना हो गया n2 बीटा प्लस का ये कितना n1 अल्फा है, n1 इंटू अल्फा, और ये कितना बच गया, ये हो गया n2 इंटू गामा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का n1 इंटू गामा, n2 इंटू इसको बीटा को टाइम बीटा लिख लूँ, क्या पूछना तुमसे लिख ही देता हूँ, प्लस के n1 इंटू इसको tan अल्फा लिख लूँ जैसे पहले लिखा था, यहाँ कॉमन लेना है कितना n2 माइनस n1 इंटू गामा,
tan बीटा n2 इक्वल टू tan बीटा, देखो कहाँ है बीटा एंगल, कहाँ है ये रहा, लगाओ ट्रायंगल लंब बटे आधार h बटे आधार v। अगर किसी चीज